वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम MPS 003 यानी कि इंडिया डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हम आज देखेंगे कि 1947 से लेकर 1967 तक जो भी इंडिया में डेवलपमेंटल प्लानिंग मॉडल रहा है वो किस तरीके से काम किया था और इससे हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान मिला था, ये सारे चीज़ें आज के क्लास में देखेंगे। और हम नेक्स्ट क्लासेस में बाकी जो मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम बेसिकली कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ये पहले जान लेते हैं। हम 1947 से लेकर 1967 तक जो भी डेवलपमेंटल प्लानिंग मॉडल था, जिसको हम बेसिकली नेहरू महालानोबिस स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये क्या है जानेंगे। फिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे थे, ये कौन सी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर अपना काम कर रहा था, इसके द्वारा क्या मेन इनपुट्स दिए गए थे हमारे इंडिया में, फिर इससे हमें क्या फ़ायदा मिला था और आखिर में देखेंगे इसके कुछ क्रिटिसिज्म्स। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, आप लोग प्लेलिस्ट से इजीली स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये जो क्लास है ये हम शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग बेसिकली होता क्या है। डेमोक्रेसी बेसिकली एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोगों के पास पावर होता है। लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बाय लॉ लोगों को पावर देता है। यहाँ पर लॉज तैयार करने के लिए, पॉलिसीज, लीडरशिप चुनने के लिए, ये सारे जो मेजर अंडरटेकिंग है, ये सारे चीज़ों को करने के लिए डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि लोगों के द्वारा ही यहाँ पर चुनी जाती है सरकार और लोग ही इसको चलाते हैं। जैसे हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है और लोग अपना गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं। जो गवर्नमेंट चुनेंगे वो गवर्नमेंट उनके हिसाब से ही काम करेगी। यहाँ पर जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, ये बेसिकली एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पर हम पॉजिटिव चेंज और ग्रोथ की बात करते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सिस्टम, ये सारे स्फेयर में हम मेनली पॉजिटिव चेंजेस की बात करते हैं। अब ये जो डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट है ये बेसिकली इंटरडिपेंडेंट है और म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, यानी कि एक के बगैर हम दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी का कोर एट्रीब्यूट्स है जैसे अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिविटी, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सिटीजन, ये सारी चीज़ें हमें एक डेवलपमेंट, अच्छा डेवलपमेंटल कंट्री की तरफ बढ़ाता है। हमें एक डेवलप कंट्री के लिए यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक राइट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखते हैं डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में हम क्या क्या स्ट्रेटजीज देखते हैं डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट को लेके। हम बेसिकली 3 हिस्सों में इन चीज़ों को बांट सकते हैं, जो हमारे बुक में भी 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। पहला जो है वो है 1947 से 1967 तक, जिसको हम नेहरू महालानोबिस स्ट्रेटेजी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था कि हम देश को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, देश में क्या क्या तैयार कर सकते हैं ताकि देश आगे बढ़ सकता है, ये सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर है 1967 से लेकर 1990 तक। इस फेज़ में बेसिकली हम इंडिया में पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत ज़्यादा बदलाव देखते हैं। इस वजह से ये जो फेज़ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं, बहुत सारा सरकारों की बदलाव देखते हैं, यहाँ पर जनता पार्टी का उद्भव भी हम देखते हैं। इस तरीके के बहुत सारे चेंजेस हम देखते हैं। और जो हमारा तीसरा फेज़ है वो है 1991 से आजकल जो चल रहा है। यहाँ पर 1991 में बेसिकली LPG रिफॉर्म हुआ था, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया था। अब ये जो फेज़ है ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद ही इंडिया का इकोनॉमी ओपन हो गया था और इंडिया में बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी थी। अब ये जो 3 फेजेस है, 3 फेजेस में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहला और तीसरा फेज, यानी कि 1947 से लेकर 1967 तक का जो फेज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और साथ साथ 1991 के बाद जो भी चेंजेस हुए हैं वहाँ पर जो भी पॉलिसीज
के वजह से बदलाव आए हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज के क्लास में हम 1947 से लेकर 1967 तक की जो भी चीज़ें हैं वो देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम 1991 से जो भी आगे बढ़ा था वो चीज़ें। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया 1947 से लेकर 1967 तक। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था, हमारा इंडिया तब आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद इंडिया में एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि जो भी ब्रिटिशर्स थे वो लोग तो इंडिया का डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं कर पाए थे। उनका बेसिक मोटिव ही था बिजनेस करना, पैसे कमाना और पैसे लेकर उनके वहाँ पर चला जाना। लेकिन इंडिया को इस वजह से एक बहुत ही अलग तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी। जो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्सेंसस के साथ एक साथ मिलकर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं इंडिया में। वहाँ पर हम बेसिकली जो सबसे बेहतर चीज़ हम देखते हैं वो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन नेहरूवियन इंडिया, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखते हैं, यानी कि इंडिया फ्यूचर में किस तरीके से होगा, फ्यूचरिस्टिक एक विजन लेके इंडिया का डेवलपमेंट का प्लानिंग किया गया था। इस वजह से आज का जो हमारा इंडिया है वो बेसिकली उसका ही एक फल है। अब यहाँ पर कांग्रेस ने कोशिश की थी कि जो हमारा लोगों का प्रॉब्लम है, गरीब लोगों का प्रॉब्लम है, उनको भी सॉल्व करना, और साथ साथ जो हमारा इंडस्ट्री डेवलप करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ खुद को आगे बढ़ाना है, इसको भी एक साथ लेकर चले। इस वजह से जो बॉम्बे प्लान 1944 का था उसको भी इम्पोर्टेंस दिया गया था। वहाँ पर जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया था कि हम सोसाइटी के हर लोगों की वेलफेयर करेंगे, उसको भी साथ में लिया गया था। साथ साथ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1948 में लिया गया था, इन दोनों को मिक्सअप करके एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी ताकि हमारा इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके, साथ साथ लोगों को, जो भी गरीब लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट किया जा सके। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं नेहरू महालानोबिस स्ट्रेटेजी। यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि हमारा इंडिया में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी, और ये किया भी गया था। और इसके साथ साथ हमारा जो लार्ज और हेवी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था, उसके ऊपर भी इन्वेस्ट किया गया था ताकि हमारा इंडिया का जो इकोनॉमी है उसको ग्रो किया जा सके। और साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को भी थोड़ा आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा बातें की गई थी, और हम इस फेज में देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत आगे बढ़ता है। अब इस प्लानिंग का नेहरू महालानोबिस जो स्ट्रेटेजी है इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था, इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स था, इसका ऑब्जेक्टिव्स था कि हमारा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड था, जो हम फ्रांस में देखते हैं, जो हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, उसके साथ हमें खुद को कैचअप करना है, यानी कि उन तक जाकर पहुंचना, और साथ साथ हमारा जो लोगों का लिविंग कंडीशन है उसको भी इम्प्रूव करना। अब यहाँ पर विश्वास किया जा रहा था कि हमें अगर ये सारे चीज़ें करना है, इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो हमें कुछ हार्ड डिसीजन लेने होंगे। यहाँ पर हम अंडर इन्वेस्टमेंट ऑफ सेक्टर्स क्रिटिकल फॉर डेवलपमेंट भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, और लेकिन इसके द्वारा ऐसा ना हो कि हमारा जो सोशल सेक्टर है वो खराब हो जाए, यानी कि लोगों का जो गरीब लोग हैं उनका कंडीशन खराब हो जाए। सारे लोगों को एक साथ लेने की बात किया जा रहा था। यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस किया गया था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हमें इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देने वाला था कि हमें उतना ज़्यादा पैसा कमा के देने वाला नहीं था। इस वजह से एग्रीकल्चर के ऊपर तो इम्पोर्टेंस दिया गया था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर,
यानी कि इंडस्ट्रीज, नए इंडस्ट्रीज सेटअप करना, क्योंकि उस इंडस्ट्रीज के द्वारा लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली थी और साथ साथ बेनिफिट, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होने वाला था। इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी दिया गया था, लेकिन वहाँ पर कम इम्पोर्टेंस दिया गया था और उस पर पैसा भी उसी तरीके से इन्वेस्ट किया गया था। अब यहाँ पर हम क्या मेन इनपुट्स देखते हैं 1947 से लेकर 1967 तक। यहाँ पर जो लीड रोल था ये था पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पर हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बेस्ड ऑफ ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरीके से करेंगे ताकि हमें बाहर से ही चीज़ें इंपोर्ट ना करनी पड़े, यानी कि बाहर के ऊपर, लोगों के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो। हम इंडस्ट्रीज इस तरीके से सेटअप करेंगे कि हम इंडिया वाले खुद सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर भी एम्फसाइज किया गया था। यहाँ पर इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस की भी व्यवस्था की गई थी, यानी कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के द्वारा लोगों का जो प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लिया जाए ताकि हमारा इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो कर सके। यहाँ पर रिलेटिव नेग्लेक्ट टू एग्रीकल्चर हम देखते हैं, यानी कि हमारा इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इस वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, इसको थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट ही किया गया था। लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर भी ज़्यादा ग्रो किया था उस फेज में। फिर हम देखते हैं मोर एम्फासिस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वहाँ पर उसको सेटअप करने के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। जो हमारा ट्रेडिशनल स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज थी उसके ऊपर जोर इतना ज़्यादा नहीं दिया गया था, ज़्यादा जोर दिया गया था हेवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जो आजकल का जो हमारा टाइम पीरियड है यहाँ पर भी हम वहाँ पर जो भी चीज़ें डिसीजन ली गई थी इसका इम्पैक्ट हम आज भी इंडिया में देखते हैं। अब ये सारे चीज़ों के वजह से हम क्या क्या मेजर गेन्स देखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट की गई थी, डेवलपमेंटल प्लानिंग मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, उसके वजह से हमें क्या क्या मिला था। इस डेवलपमेंट प्लानिंग के वजह से हम देखते हैं मेसिव सेटअप इन टर्म्स ऑफ बोथ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, यानी कि इंडिया में हम इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखते हैं उस फेज़ में। और यहाँ पर 1950 से लेकर 1964 तक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट किया गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया गया था। यहाँ पर कैपिटल गुड्स सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। यहाँ पर छोटी छोटी जो इंडस्ट्री है उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया था। जैसे पहले के हमारे जो टाइम था वहाँ पर कॉटन, शुगर, टेक्सटाइल ये सारे चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन उस टाइम पीरियड पे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ यहाँ पर जो डेवलपमेंटल प्लानिंग 1947 से लेकर 1967 तक चला था वहाँ पर इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था। यहाँ पर नए इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जहाँ से चीज़ें तैयार होंगी उनके ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया था। यहाँ पर डोमेस्टिक सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन अचीव करने की कोशिश की गई थी, यानी कि यहाँ पर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की बात की गई थी और हम खुद सेल्फ सफिशिएंट बन सके, इस तरीके का संकल्प लिया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ 1967 हम देखते हैं कि हमारा जो फूड कंजम्पशन है वो उसको हमारा फूड प्रोडक्शन मैच करने में लगभग कामयाब हो गया था। यहाँ पर जो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और लोगों का जो फूड कंजम्पशन है वो लो हो रहा था। इस वजह से हम कुछ हद तक हमारा फूड प्रोडक्ट्स जो है उसको हम एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब हुए थे। अब देखते हैं ये जो
डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल था, इसका क्रिटिसिज्म है क्या है, इसमें हमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली थी। यहाँ पर जो मेजर क्रिटिसिज्म है उसको वो है हमारा फेल्यूर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, यानी कि जो भी लैंड रिफॉर्म के प्लानिंग था, जो लोगों में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई थी इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें हमें फेल्यूर ज़्यादा दिखने को मिला था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से हम लैंड रिफॉर्म्स को फेल्यूर देखते हैं, लेकिन फिर भी ये एक फेल्यूर की तरह ही देखा जाता है। और साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी देखा गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया गया था उस इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे। फिर हम देखते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। रूरल अर्बन यानी कि इंडिया वर्सेस भारत। इंडिया यानी कि जो शहर वाले कंट्रीज़ है उसको इंडिया कहा जाता है, और भारत यानी कि जो गांव है, गांव के जो लोग हैं उनमें हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक टर्म्स पे डिवाइड देखने को मिलता है। यानी कि शहर के जो लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा आने लगा, और जो गांव के लोग हैं वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए, वो लोग गरीब ही रह गए थे। इस वजह से हमारा अर्बन रूरल का जो इकोनॉमिक डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। यहाँ पर उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने पैसा खर्च किया था इसको कम करने के लिए, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बावजूद भी ये सारे चीज़ें, ये जो डिवाइड है, इकोनॉमिक डिवाइड है, ये धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तो आज के क्लास में हमने कोशिश की है कि ये सारे जो 1947 से लेकर 1967 तक जो भी प्लानिंग था, यहाँ पर जो भी गेन्स थे, ये सारे चीज़ें देखने के लिए, ये सारे चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम जो 1991 से लेकर जो चीज़ें बदली है, एलपीजी रिफॉर्म की जो बातें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।